ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये समिति क्या है। बहुत लोग कुछ चलते चलते कुछ बोल दिए होंगे और कैसे काम करती है ये समिति, क्यों है, ये क्या है, समिति है क्या, इसके बारे में। लेकिन 90% लोग जो है अनमना ढंग से आ गए, हमको फलाना भेज दिया, हम फलाने जगह पे है, हम ऐसा है। 90% लोग, हम किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहते। बंधु बेसिकली ये समिति को बने हुए कितना दिन हो गया, ये भेजफेट को बने हुए कितना दिन हो गया, और इसका मेन पर्पस यही है कि हर अपने पूरे राज्य के हर एक ब्लॉक में एक समिति का गठन। और समिति क्यों भाई, इतनी समितियां काम करें, 50,000 समिति है जो डिफरेंट सेक्टर में काम करें। आपके पंचायत, ग्राम पंचायत में एक समिति होगी जिसको पैक्स के नाम से आप बहुत लोग उसके मेंबर हैं। तो फिर एक अलग से समिति बना करके क्या फायदा होगा? कभी इसके प्रति आप लोग सोचे, आखिरकार समिति है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? बताइए किसकी समिति है कोऑपरेटिव सोसाइटी? आप ही बताइए बड़े भाई। भारत सरकार सहकारिता विभाग। आप बता दो बड़े भाई। सहकारिता है, ये आप बोल दी किसानों की है। अब आप ही लोग तय कर लीजिए, ये बिहार सरकार, वो भारत सरकार, और ये किसान। अब आप ही लोग बता दीजिए कि किधर वोटिंग हो जाए कि किसकी समिति है। बंधु ये स्थिति है हमारी। सरकार का ये एक तीसरा एक पक्ष हो गया कि सरकार और पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में ही चल रहा है, ठीक है। ये एक तीसरा पक्ष आ गया। सब्जी उत्पादक किसानों का सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समझे पहले कि कोऑपरेटिव है क्या और क्यों कोऑपरेटिव का गठन किया जाता है, और वो जो विभिन्न सेक्टर में काम कर रही है उसका स्पेसिफिक क्या मतलब है और उसको क्यों बनाया गया है ना। तो सबसे पहले समिति इसलिए बनाई जाती है बंधु कि आप बिहार जिस राज्य में आते हैं, ये राज्य जो है स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर्स का मेनली पॉपुलेशन है। गाँव में जाएंगे तो आपको ज़्यादा सीमांत और लघु कृषक मिलेंगे, और वो भी ऐसे लघु और सीमांत कृषक मिलेंगे जिनका कि एक जगह पे लैंड नहीं है। यानी अभी अगर बिहार का पिछले 2011 के सेंसस के हिसाब से 0.3 हेक्टेयर पर फार्मर हमारा लैंड अवेलेबिलिटी था। 0.3 हेक्टेयर का मतलब समझते हैं, लगभग 1 बीघा के आसपास, और वो भी 4 जगह पे एक किसान को पड़ेगा जमीन। तो बोलिए कि कितना छोटा छोटा हो गया। और उस कंडीशन में अगर उस किसान को अगर कहा जाए कि अपने परिवार को चलाओ, अपने परिवार को खेती कर करके आगे ले जाओ, तो कठिनाई है कि कौन सा खेती करें, धान करें, गेहूं करें, सब्जी करें, ईख लगाएं, मक्का लगाएं, क्या लगाएं। तो इन सब बातों को देख कर करके आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार कोऑपरेटिव की क्यों जरूरत है। कोऑपरेटिव बंधु उन्हीं के लिए है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्स मतलब समझते हैं ना, संसाधन। जिनके पास सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब है कि आपके पास संपत्ति कम है, जमीन कम है, आपको पूंजी लगाने के लिए कम है, अकेले आप इतना सक्षम नहीं है कि हर काम आप अपने आप कर सकते हैं। तब तो जरूरत हुई कि हम लोग सब मिलकर के संगठित हो जाएं। अकेले नहीं कर सकते हैं तो संगठित होकर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिएगा कि वेजिटेबल का खेती करने वाले किसान अपने यहाँ कम है, धान गेहूं की खेती करने वाले ज्यादा है। इसलिए इसका एक पंचायत में कीजिएगा तो हो सके कि उस पंचायत में कोई इसका खेती नहीं करता, केवल अपने लिए उपजाता हो, बाजार के लिए उपजाने वाला, खेती करने वाला लोग नहीं हो। हम भी अपने कोर्ट यार्ड में, अपने घर के बाहर, अपने पीछे में गार्डन में अपना जो जमीन है उसमें लगा देते हैं अपनी फसल को, लेकिन हम मार्केट के लिए नहीं लगाते, अपने उपयोग के लिए लगाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत कम किसान, बहुत कम पंचायत में आपको मिलेंगे कि केवल सब्जी की खेती कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं काहे के लिए कि वो मार्केट के लिए कर रहे हैं। ऐसे किसान बहुत पंचायत में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ब्लॉक को एक एरिया बनाया गया। ये एक ब्लॉक में तो कम से कम जरूर 2-4-5 गांव मिल जाएगा, 2-4 हजार किसान जरूर मिल जाएगा हमको, कि
खेती करता होगा, सब्जी की खेती करता है। बात मेरी समझ रहे हैं? और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक आदमी अगर खेती करता है तो खेती कितना करेगा? 1 हेक्टेयर तक करेगा, 4 बीघे तक का खेती करेगा। अगर एक स्टैंडर्ड मान के चले 1 एकड़ में करेगा तो उसके पास से इतना ही उत्पादन उसका होगा कि जिससे कि वो लोकल ही मार्केट में वो दे दे। लोकल का जो विलेज ट्रेडर है, गांव का जो खरीदार है, वही आकर के उसको खरीद करके ले जाए। ठीक है ना? और उसको जब वो लोकल ट्रेडर आता है, फलना जी आप सब्जी की खेती करते हैं, आप सब्जी हमको दे दीजिए, तो कहता है कि कहाँ लेकर के हम शहर में जाएंगे तो जाने आने का भाड़ा, वहाँ ले जाएंगे तो पता नहीं कौन सा रेट बोलेगा, मार्केट में कम बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा। सब्जी देखेगा तो कहेगा कि ये सब्जी तो जुआ गया है, सब्जी आपका सब्जी में रंग नहीं है, आपका सब्जी खराब है, इसका रेट बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है ना? 10 तरह की बात, कभी कभी रेट ही अच्छा नहीं लगाएगा। कम से कम यहाँ तो होगा कि जो आएगा हमसे खरीदने, तो हमारे यहाँ आएगा तो हम पहले रेट तय कर लेंगे, उसको उठा करके यहीं दे देंगे, जाने आने का परेशानी बच जाएगी। तो वो किसान अपने मजदूरी कर सके, खेत में लगा सके। चूंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि वेजिटेबल क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जिसमें प्रतिदिन आपका कहीं ना कहीं उसमें उपयोग। इसमें भी सब सप्लाई भी नहीं हो रहा है सर, ज्यादा उपजाने में सप्लाई भी नहीं हो रहा है, वो भी दिक्कत है। वो भी दिक्कत है कि अगर ज्यादा हो गया तो लोकल मार्केट भी नहीं है, घर से घटा लाया जाता है, लेबर का भी चार्ज नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको डेली पहले जाना है खेत। धान गेहूं में 2-4 दिन 5 दिन नहीं भी जाइएगा, 10 दिन नहीं भी जाइएगा तो काम चलेगा, बशर्ते कि आपके खेत में सिंचाई की बहुत जरूरत नहीं है। एक बार पटवन कर दिए, 10 दिन बाद भी जाइएगा, 15 दिन बाद भी जाइएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें तो अगर 15 दिन बाद जाइएगा तो जो भिंडी आज तैयार है 15 दिन में तो वो बूढ़ा हो जाएगा, है ना? एक दिन के बाद दूसरा दिन तोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आपको डेली जाना है। और आप अगर मार्केट जाइएगा तो यहाँ कौन करेगा, कौन देखेगा? आदमी सबको जानते हैं कि न्यूक्लियस फैमिली हो गया, एक घर अभी बना नहीं तब तक उसी में आपस में फिर बंटवारा हो गया, 2-2 रूम बांट लिए लोग। अभी पूरा घर ढलाया भी नहीं है तो इतना तेजी से बंटवारा हो रहा है। हमने परदादा को 50 बीघा जमीन पड़ता था, पोता को आते हैं, धन संपत्ति लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है। तो आखिरकार जब हम यूनाइटेड होकर खेती नहीं करेंगे, एक जगह कलेक्टिवली मिल करके खेती नहीं करेंगे, कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, तो हमें ये सक्षम नहीं है कि हम उस कार्य को कर सकें। इसलिए कोऑपरेटिव की जरूरत पड़े, ताकि आपको संगठित करें, संगठित कर करके कम से कम आपका जो मार्केटेबल सरप्लस है उसको मार्केट पहुंचाएं, आपको बढ़िया खाद मिले, बढ़िया बीज मिले, बढ़िया पैकेज एंड फर्टिलाइजर की तकनीकी जानकारी मिले और आपके उत्पाद को बढ़िया मार्केट मिले। तो अभी आपके मन में प्रश्न जरूर आता होगा तो सर इतना दिन से मार्केटिंग हो रहा है, हम लोग तो बूढ़ा हो गए, तो क्या हम लोग को मार्केट नहीं मिल रहा है? मन में प्रश्न आता होगा। अभी भी है, खेती होती है गांव में, खाते हैं लोग शहर में, ज्यादा उपयोग तो उसका यही है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन एक जगह पे बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोग तो खेती करते नहीं है। एक अपार्टमेंट एक गांव है, जितना एक गांव में होता है माने 50 फ्लैट 60 फ्लैट एक गांव में है, 60 घर का एक वो गांव होता है, तो उतना खेती की वहाँ पे सब्जी की जरूरत है। तो पहले से भी होते आ रहा है, अभी भी होते आ रहा है, तो अब क्यों जरूरत होगी? तो सबसे पहला तो हम आपको बताएं कि स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर संसाधन को इकट्ठा करना है, एक जगह लाना है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी अगर वो चाहे तो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग सब मिलकर के संगठित हो जाए, बिहार के जितने भी सब्जी उत्पादक हैं उसमें से अगर 50% भी एक जगह संगठित हो जाए तो हम मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते। जैसे कि दूध की समिति में आप सुधा को देखते होंगे कि सुधा अगर 1 रुपए केजी अगर पर लीटर दूध बढ़ाता है तो आपके गांव में जो दूधिया है वो भी 1 रुपए बढ़ करके देता है। आज अगर 55 रुपए और 60 रुपए यहाँ दूध का दाम है तो इससे गांव का भी दूध का दाम तय होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये किसान का ही वो प्रोडक्ट है, लेकिन अभी आप बता दीजिए सब्जी में किसान को मिलता कहाँ है? किसान को मिल कहाँ रहा है? हम बताएंगे, उस पर भी हम आएंगे। आप जो प्रश्न आपका है ना उस पर भी हम आएंगे, आपको बताएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो सब्जी का कोई रेट नहीं है, दूध का तो रेट तय हो गया कि
किसान तय कर दिया, किसान उत्पादक तय कर दिए। अब जो सब्जी का कोई रेट तय नहीं है, कौन रेट तय करता है? तो बाजार रेट तय करता है। बाजार में आज गए, गोभी लेकर के गए, जो गोभी 5 रुपए फूल बिक जाए या 25 रुपए फूल बिक जाए, वो आपका किस्मत जो मिल गया। आप नहीं कह सकते कि हमको चूंकि लागत इतना लगा है इसलिए हम इतना ही में बेचेंगे। आप कहेंगे क्या? जो मार्केट में आपका रेट होगा वही आपको मिलेगा। लेकिन दूध में तो तय हो गया कि जो हमारी समिति है जो है उसके हिसाब से वो तय कर दिया, तो दूध का रेट फिक्स है। मेरी बात समझ रहे? तो इस हिसाब से कि जिस समय हमारे यहाँ सब्जी का ज्यादा उत्पादन हो जाए यानी फ्लश सीजन हो जाए, तो हम प्रोड्यूसर को, जो सब्जी उत्पादक है, उनके हित को हम प्रोटेक्ट करें। और जब हमारा लीन सीजन आ जाए, लीन सीजन समझते हैं जिसमें कि सब्जी कम हो, तो उसमें हम जो आपके पास जितना सब्जी है, आप दाम आपका ज्यादा ले रहा है मार्केट कोर्ट से, तो हम जो उपभोक्ता है उसको यानी उपभोक्ता भी प्रोटेक्टेड हो जाए और उत्पादक भी प्रोटेक्टेड हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की समिति बने। अब आप आ जाइएगा कि समिति बने तो समिति का कार्य क्या होगा, कौन करेगा किसान को संगठित? तो बंधु, केवल सरकार का काम यही है कि आपको उत्प्रेरक बना करके वो एज ए सेटलर बन जाता है, एज ए मोटिवेटर बन गया है, और आप लोग को केवल कह रहा है कि आप हर एक ब्लॉक में संगठित हो। अब हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार कौन आदमी को संगठित करना है। ठीक है ना? कौन आदमी को धान वाले भी आ जा रहे हैं, गेहूं उत्पादक भी आ जा रहे हैं, सब्जी से जुड़े हुए नहीं है वो लोग भी आ जा रहे हैं। यही समझने के लिए यही आपकी जरूरत है। एज ए ट्रेनर आपको बताना है कि किनको इसमें इकट्ठा होना है, किनको इससे लाभ मिल पाएगा। ऐसा नहीं है बंधु कि 5 किलो जितना नाम लिखा दिए, 5 किलो मोदी जी के अनाज है कि पर परिवार 5 किलो मिल जाएगा, जाएंगे वहां अंगूठा लगाएंगे या जा करके लेके चले। यहाँ तो जो आपका उत्पादन है उसको बढ़िया मूल्य दिलाना है, आपका उत्पादन बढ़िया करना है। इसलिए जो उत्पादन करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो सब्जी ही नहीं उत्पादन करेगा उसको सब्जी फेडरेशन में या उसके सोसाइटी में जुड़ने से उसको क्या लाभ होगा? मेरी बात समझिए। जो आदमी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो आदमी शुद्ध शाकाहारी है, और उसके सामने खूब बढ़िया मछली बना दीजिए, चिकन बना दीजिए, मटन बना दीजिए, तो उसको क्या उससे लाभ होगा? होगा कोई लाभ? वो तो नाक और बंद करके कहेगा कि अरे कहीं बगल में कुछ मिल जाए, सतुओ मिल जाए तो ओकरा खाओ के अपन काम करी जाए हैं। कहाँ ये आ गई नहीं, सब बाणन सा एकदम छील की तो बाणन सा होता है कि नहीं होता है? पतले में दे दो भाई, यही प्लेटवा में कहीं। इसलिए लाभ उसी को मिलेगा जो समिति में सेम तरह का काम करने वाले लोग। क्लियर है? अब आज ये समिति में अब होगा क्या और पहले से क्या हो जा रहा है? अभी देखिएगा कि जो मार्केटिंग की आप बात किए कि अभी नहीं मिल रहा है, दूध की समिति की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको समय लेते हैं आप लोग को परमिशन से। बंधु, दूध की समिति में होता क्या है और रियली होना क्या चाहिए? आपके आसपास में भी दूध की समिति होगी, आपके गांव में होगी दूध की समिति, आप मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि ये समिति किसका है? किसानों की। किसान उसके रियल मालिक है। जो वहां पे बैठाए गए जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, वो उनके कारिंदा हैं। लेकिन यह होता क्या है कि वही मालिक बन जाते हैं और जो सदस्य हैं वो कारिंदा बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम जानते नहीं बंधु, हमारी स्थिति जो हनुमान जी वाली है कि जा करके और समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और कोई हमको याद नहीं दिला रहा कि आप ही में ही शक्ति है कि मालिक जिसके है, जिसको दुनिया देखा हुआ है, जो मार्केटिंग का कंसेप्ट जानता है, जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट जानता है, जो लीडरशिप क्वालिटी है जिसमें, जो ईमानदार आदमी है, जो ऑनेस्ट आदमी है, जो सबके साथ न्याय कर सकता है, वैसे आदमी का एक ग्रुप हम लोग चुनेंगे और उनको वहां पे बैठा देंगे। क्यों बैठाएंगे? ताकि वो समिति का संचालन अच्छे ढंग से कर सके, ईमानदारी से कर सके। जो रियल मालिक है उसको रियली उसको लाभ मिलना चाहिए। तो इसी के लिए ये समिति बनाई गई और जो उसका जो बोर्ड बनाया गया और उसमें चेयरमैन बनाया गया। लेकिन रियली हमें जानकारी नहीं है, हमारे मेंबर्स को जानकारी नहीं है, तो बहुत
अनबना ढंग से जैसे कैसे चुनते हैं यहाँ पे कि जात को चुन दिए, लेकिन समिति में तो रोज आपका हित मारा जाएगा। जैसे आप दूध वाली बात बताए, 60 रुपये दूध यहाँ मिल रहा है। आपके गांव में जो दूध आप देते हैं किस चीज पे डिसाइड होता है दूध का दाम? आप कितने दिन वहां खड़ा होकर के अपना फैट परसेंटेज जांच करवाते हैं? महीना में एक रोज कर लिया, कभी नहीं भैया। करता ही हम नहीं। तो 90% सोसाइटी विजिट किए हुए हैं, जो मेंबर से मिलते हैं तो मेंबर यही कहता है कि वो हमसे 50 ग्राम हमारा निकाल करके रख लेता है सैंपल चेक करने के लिए डेली का, लेकिन हमारा कभी उसमें जांच नहीं हुई। देखिएगा उसी सीट में आप देखिएगा आपके वहां से एक सीट बनता है जिसके आधार पर फैट परसेंटेज टोटल नाप कर करके भेजा जाता है, जो कि यहाँ आता है। आया यहाँ पे और आपका सीट और यहाँ का सीट मिल जाता है, यानी जो आपका फैट परसेंटेज है वही फैट परसेंटेज ट्रक सीट से जो जाता है वो मिल जाता है, उसी के आधार पर आपको पेमेंट हो गया। लेकिन आप जो देखिएगा कि जो सेक्रेटरी हैं या उनके आसपास के लोग हैं उनका फैट परसेंटेज हमेशा बढ़ा रहता है। आप लोग कभी चेक नहीं करते? चेक हर रोज होता है रोज। दिखाता कहाँ सर, हम लोग पूछे थे नहीं सर, दिखाता है, दिखाता भी नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसा यही नहीं है, दिखाता है, कहाँ से दिखते हैं। देखें? एक करके आपस में बात नहीं कीजिए। आप बोल रहे हैं दिखाता है, आपके सामने बगल में बैठे हुए नहीं दिखाता। सुन लीजिए मेरी बात, आप बताइए। फैट का हम खुद मेरे घर में फैट था, ऐसा पूर्ण रूप से दिखाया नहीं जाता। नहीं अगर मेरे पास जो देखिए ग्राफ बंधु, रहता है। हम जो बता रहे हैं एक आध जगह कोई ऐसा ईमानदार आदमी होगा जो वो दिखा देता होगा तो उसके मेंबर को रेट भी सही मिलता जी, है। ये बहुत लोग दिखाता ही नहीं। रेट भी सही मिलेगा। लेकिन चेक करा भैया आपको फैट परसेंटेज आपका सही जा ही नहीं रहा है, तो आपको केवल तौल देख कर करके आप चले आए हैं, जिसके आधार पे आपका डिसाइड होगा कि पर केजी क्या रेट मिलेगा, उतना तो आपको मिलना ही नहीं। मेरे बात समझ रहे हैं? तो ये इसी के लिए आपका हक मारा जाता है। अब हम लोग उस पर बहस न करें, दूध पे बहस न करें, हम लोग सब्जी पे। अब सब्जी में अब क्यों सब्जी में ये समिति बन गई, तो इससे क्या लाभ हो पाएगा? बंधु, सबसे बड़ा बात है, इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड कहते हैं कि यानी प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज। एक उत्पादक को, अगर एक किसान को अपना उत्पादन करता है तो उसको जो उपभोक्ता है कितना पैसे देता है। अगर एक फूल गोभी की भी बात कर ले, एक फूल गोभी है या 1 किलो भिंडी है, उसकी बात करें तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो उस भिंडी में देखिएगा कि 1 किलो भिंडी का दाम आपके यहाँ क्या है और उपभोक्ता जो खाता है उसके यहाँ। अगर हम यहाँ 40 रुपए देते हैं तो आपको वहां 10 रुपए 12 रुपए मिलता है, यानी बाकी का जो 30 रुपए है वो क्या हो गया, बीच का जो मार्केट फोर्सेज है वो चला गया। यानी लगभग 25% ही आपको मिला, 75% कहाँ चला गया? तो इसी को हम लोग प्राइस स्प्रेड कहते हैं कि 75% प्राइस स्प्रेड जो चला गया पैसा आपके पास। तो इस समिति का काम यही है कि इसको कम करना। कैसे कम होगा? अब इसको देख लीजिए, इसका चैनल देखिए कि कैसे आपके वहां से आता है। गांव में ही आपके खेत पे ही आपके पहुंच करके जो लोकल जो ट्रेडर है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो आ जाएंगे और आपसे ले लेंगे सब्जी। सब्जी वहां से तौल हो गया, थोड़ा सा तौल में भी करेंगे, और बड़ा कान बा, बड़ा जुआइल बा, हई बा, हऊ बा, वहां ले जा करके हमको देना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। वो आपसे ले लिया, लेकर के आके लोकल में कहीं बोला होगा आपके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में, वहां ला करके वो एक जगह इकट्ठा कर देगा। वहां पे देखिएगा कि वो भी किसी के लिए लेकर के बैठा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो भी क्या करेगा कि वो एक जगह इकट्ठा करके वो भी कहीं निकाल देगा सब। वहां से लेकर के आएगा, यहाँ कहाँ आएगा? शहर में आएगा। यहाँ भी एक होलसेल मंडी लगा हुआ है, वहां पे सारे रिटेलर या सब रिटेलर लेकर बैठे हुए हैं और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। इसमें जो 4-5 जगह से ये सब्जी हाथ से गुजर गया, तो ये सारे लोग जो हैं अपना सब्जी बेच करके अपने जीवन बहुत अच्छा चला रहे हैं। एक किसान अगर 3 क्विंटल और 4 क्विंटल सब्जी उत्पादन करता है तो भी वो अपने घर को अच्छा से नहीं चला पा रहा है। लेकिन एक बेचने वाला 3 क्विंटल और 4 क्विंटल अगर सब्जी बेच देता है तो वो अपना खूब बढ़िया से घर चला रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, शहर में रह रहा है, अगर वो झोपड़ी भी यहाँ बना लिया।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो सोचिए कि एक यहाँ रिटेलर सब्जी जितना उत्पादन करते हैं उतना बेच करके परिवार चला रहा है, लेकिन उस किसान का परिवार नहीं चला रहा। तो आखिरकार तो कोई गड़बड़ी है। वो तो आप ही के सब्जी से वो पला रहा है, आप ही के सब्जी से वहां से जो लेकर के आता होगा उठा करके यहाँ ला करके बेचता होगा, तो वो भी बढ़िया मुनाफा कमाता होगा। अरे इनका क्या है, तो सब्जी का आढ़त है, इनका सब्जी का ये है, बढ़िया सेल है, तो वो मोटा हुए जा रहे हैं और किसान मर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस प्राइस स्प्रेड को कम करना है, इस चैनल को छोटा करना है। हम ही उत्पादक और हम ही विक्रेता दोनों बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी सोसाइटी के लोग ही उत्पादन करेंगे और सोसाइटी के लोग ही उसको बाजार तक पहुंचाएंगे, यानी उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। और जो बीच का जो 75% का प्राइस स्प्रेड है उसको घटा कर करके कम से कम उसको 30%